माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएस चैप्टर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में कैसे आए। उनसे पहले बहुत सारे लोग आके गए थे, पोर्चुगीज आके गए थे, फ्रेंच आके गए थे, डच आके गए थे, लेकिन ब्रिटिश लोग कब आए और कैसे आए वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। अब पहले क्या था, बहुत पहले के टाइम में 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी तब क्या था, इंडिया बहुत ही रिच था। उसके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे, स्पाइसेस था, सिल्क था, क्लॉथ था, इंडिगो था। और लास्ट ईयर आपने ये भी देखा होगा, मुस्लिन ऑफ ढाका। मुस्लिन मतलब कि एक ऐसा कपड़ा है जिसको मतलब फोल्ड करके एडजस्ट करके एक मैच बॉक्स में भी डाल सकते हो। ओके, तो ये सब वैल्यूएबल चीजें इंडिया के पास थी जिनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओके, तो उनका जो सी रूट था यूरोपियंस का, वो कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए जाता था। इस्तांबुल और कॉन्स्टेंटिनोपल एक ही चीज है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इस्तांबुल क्या है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल ही इस्तांबुल है। ओके, अब होता क्या है, जब ये चीजों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो इस्तांबुल कहां है, टर्की के पास है। ओके, तो टर्किश मुस्लिम्स इस्तांबुल पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और तब से ही यूरोपियंस के लिए वो सी रूट बंद हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सी रूट तो बंद हो गया लेकिन यूरोपियंस की डिमांड कम नहीं हुई। तो यूरोपियंस ने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि हमें अब एक नया सी रूट ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी ने क्या किया, अपने अलग अलग सेलर्स को मतलब इकोनॉमिकली भी हेल्प की और शिप्स और वो सब अरेंज करके दिए ताकि वो एक सी रूट ढूंढ सके। ओके, उसमें सबसे पहले कौन थे, बार्थोलोम्यू डियाज। उन्होंने केप ऑफ गुड होप ढूंढा था। केप ऑफ गुड होप मतलब कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे नीचे टिप पे आता है, उसे हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद थे क्रिस्टोफर कोलंबस। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, जब वो सी रूट डिस्कवर करने निकले, सी रूट डिस्कवर करते करते वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचे और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो इंडिया नहीं था। वो क्या था, आज जिसे हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं वो था। ओके, वो आइलैंड आज तक मतलब जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस जी रहे थे तब तक वो यही सोचते रहे कि उन्होंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो क्लैरिफिकेशन था वो किसने दिया था, अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी, तो वो जमीन को क्या नाम दिया गया, अमेरिका, और आज हम उसे वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो इंडिया तक का सी रूट ढूंढने में जो सक्सेसफुल रहे वो कौन थे, एक पोर्चुगीज सेलर वास्को डा गामा। तो उन्होंने कब किया था डिस्कवर, 1498 में। 1498 एडी में वास्को डा गामा ने एक नया सी रूट सर्च कर लिया इंडिया तक पहुंचने का। अब वो कहां उतरे थे, तो इंडिया के कैलिकट पे उतरे थे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे कैलिकट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वास्को डा गामा उतरे थे और वहां पे किंग जैमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ओके, तो फाइनली किसी यूरोपियन ने इंडिया तक का सी रूट ढूंढ ही लिया। अब बाकी जो यूरोपियंस थे वो भी सब यही सेम सी रूट यूज करके इंडिया तक पहुंचते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु आर द फर्स्ट यूरोपियंस टू ट्रेड विद इंडिया, तो आंसर क्या आएगा, पोर्टुगीज, क्योंकि पोर्टुगीज सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इंडिया तक का सी रूट ढूंढा था। ओके गाइस, ये था डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। ओके, सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। अब सबसे पहले कौन आया था, तो पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का यहाँ पे स्पैन कितना था, मतलब कि उन्होंने कितने सालों तक इंडिया पे राज किया। मतलब पूरे इंडिया तो उन्होंने कवर नहीं किया था, लेकिन कुछ ही सिटीज उन्होंने कवर की थी, जैसे दीव, दमन, गोवा, कोचीन एक्सेट्रा। ये सब जो सिटीज या डिस्ट्रिक्ट्स या टाउन्स जो भी थे, ये जो प्लेसेस है वो पोर्टुगीज के कब्जे में थी। ओके,
उसके बाद आए पोर्टुगीज के बाद डच और डेनिश आए। डच मतलब के हॉलैंड से और डेनिश मतलब के डेनमार्क से, ये यूरोपियंस आए। अब उसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि वो इंडिया में जाके ट्रेड करे। उसके बाद पहली शिप कैप्टन विलियम हॉकिंस की सूरत में लैंड हुई थी। ओके, पहली शिप किसकी थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस की। कहां पे आई थी? तो सूरत में। ओके, फिर उसके बाद जब वो शिप आई यहां पे ट्रेड करने के लिए, अब पोर्टुगीज ने ब्रिटिशर्स का अपोज किया, उनका विरोध किया मतलब। ओके, फिर उसके बाद एम्परर जहांगीर जो थे, मुगल एम्परर जहांगीर, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की परमिशन दे दी। उसके बाद क्या हुआ? सूरत में उनका पहला सेंटर बना ट्रेड का। वो कहां था? कोठी करके एक जगह है, वहां था। और कब बना था? तो 1613 एडी में। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सूरत, भरूच और अहमदाबाद में अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड सेंटर बनाया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? वहां पे मराठास का मतलब जो पावरफुल मराठास थे, उनकी वजह से उन्हें इंडिया के साउथ में मतलब के नीचे की साइड और ईस्ट में मूव ऑन होना पड़ा। ओके, तो उसके बाद वो कहां गए? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम नाम की जगह पे उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर खड़ा किया। फिर चेन्नई में सेंट जॉर्ज नाम की जगह पे, और फिर उसके बाद कोलकाता में फोर्ट विलियम। ओके, उन्होंने साउथ में कौन कौन सा है? मछलीपट्टनम और सेंट जॉर्ज। और ईस्ट में कौन सा है? फोर्ट विलियम। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? 1687 जब आया, 1687 एडी में मुंबई उनका हेडक्वार्टर्स बन गया। ओके, मुंबई उनका हेडक्वार्टर्स बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1746 से लेके 1763 तक ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब फ्रेंच भी तो थे, फ्रेंच भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उस टाइम में क्या था कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया पर राज करने का सोच रहे थे। ओके, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 कर्नाटक वॉर्स हुए। ओके, और उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार गई। उसका रिजल्ट क्या आया? जो पोर्टुगीज थे वो सिर्फ दीयू, दमन और गोवा तक अपना कब्जा रख पाए। बाकी सारे जो भी टेरिटरीज थे वो गायब हो गए, मतलब बाकी सब ब्रिटिश के हाथ में चले गए। और फ्रेंच के पास क्या बचा? चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। ओके, तो ये जो स्टेट्स थे वही सिर्फ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहे, बाकी सब ब्रिटिश के हाथ में चले गए। और पोर्टुगीज के हाथ में दीयू, दमन और गोवा ही था सिर्फ। ओके, सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ओके, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। उस टाइम क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने ट्रेड सेंटर के आसपास दीवार खड़ी करवा दी। किस चीज के लिए? सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला से परमिशंस नहीं ली थी इसके लिए, इसलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया? उसने वो सारी दीवारें तोड़वा दी। अब सिराजुद्दौला के एग्रेसिव मूड की वजह से उसने बहुत सारे अपने ओपोनेंट्स पाल रखे थे, मतलब कि उसका नेचर बहुत कम लोगों को पसंद था और बहुत सारे उसके दुश्मन थे। ओके, तो अब क्या हुआ? जब ये उनके आसपास जो फोर्ट्रेस बना था, जो मैंने बोला दीवार खड़ी कर दी थी, वो फोर्ट्रेस जब टूटा तो ये न्यूज पहुंची मद्रास यानी कि चेन्नई में। ओके, तो वहां से क्या हुआ? छोटी सी एक टुकड़ी आई रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ओके, फिर जब रॉबर्ट क्लाइव वहां पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर सिराजुद्दौला के साथ वॉर करती है तो वो हार जाएगी, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल है। तो उसने क्या किया? उसने वॉर तो चालू की, लेकिन उसके साथ उसने चीटिंग भी की। क्या चीटिंग की? उसने सिराजुद्दौला के
सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ को यानी कि मीर जाफर को और सेठ अमीचंद को अपनी तरफ ले लिया और कहा कि वो जाके सिराजुद्दौला को मार दे। ओके, तो वो अपने प्लान में एकदम परफेक्ट था और आधे दिन में ही वो वॉर खत्म हो गई और सिराजुद्दौला हार गया। तो उसमें रिजल्ट क्या आया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको 24 परागनास मिले। परागनास मतलब के 24 प्रिंसली स्टेट्स, 24 जो शहर बोलो या गांव बोलो या टाउन बोलो, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चले गए। ओके, तो ये क्या था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या बोलते हैं रूल का फाउंडेशन था इंडिया में। यहां से ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करना चालू किया था। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम बैटल ऑफ बक्सर पे। ये कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला जब मर गया, मतलब सिराजुद्दौला जब हार गया, उसके बाद मीर जाफर यानी कि उसके कमांडर इन चीफ को नवाब बना दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर बहुत सारा वेल्थ देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बहुत सारी पावर्स देता, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और लालच आई कि उन्हें और पावर्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को नवाब की पोस्ट से हटा दिया और मीर काजिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर काजिम ने क्या किया, मीर जाफर उन्हें जितना वेल्थ दे रहा था उससे भी कम वेल्थ देने लगा। ओके, तो उन्होंने फिर से मीर काजिम को हटाया और फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब मीर काजिम को आया गुस्सा। मीर काजिम ने क्या किया, नवाब ऑफ ओध और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ उसने कोलैबोरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके साथ हाथ मिलाया और तीनों ने मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर डिक्लेयर की। कब, 22 अक्टूबर 1764। और क्या हुआ उस दिन, वो पूरी की पूरी आर्मी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हार गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब के रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिला। कौन सी जगह होगा, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, तो ये तो था बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। अब एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो आपको बेल बटन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइज थैंक यू अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड बाय।